साइमन कमीशन एक भारतीय वैधानिक आयोग है जिसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। इसमें 7 मेंबर थे और ये सातों के सातों क्या था? अंग्रेज था। सभी के सभी गोरे लोग थे, सभी के सभी अंग्रेज थे और इस वजह से इसको व्हाइट कमीशन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको व्हाइट कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, श्वेत कमीशन कहते हैं, क्योंकि इसमें सारे के सारे जो सदस्य हैं वो कौन हैं? सारे के सारे सदस्य जो हैं वो अंग्रेज हैं। इसका गठन करने के पीछे का उद्देश्य क्या था? देखो, उद्देश्य ये था, भारत सरकार अधिनियम 1919 में एक प्रावधान किया गया था कि 1919 से 10 वर्षों में अधिनियम के कामकाज पर रिपोर्ट देने के लिए एक शाही आयोग का गठन किया जाएगा। यानी 1919 अधिनियम के 10 वर्ष बीत जाने के उपरांत एक आयोग का गठन किया जाएगा जो यह जांच करेगा कि क्या क्या अधिनियम में सुधार किए जाने चाहिए और जो भविष्य का संवैधानिक सुधार होगा वो किस प्रकार का संवैधानिक सुधार होगा। ये तमाम सारू पहलुओं पर निर्णय लिया जाएगा। साइमन कमीशन 1927, साइमन कमीशन 1927 देखने को मिलता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में यह घोषणा किया गया था कि 1919 से 10 वर्षों में अधिनियम के कामकाज पर रिपोर्ट देखने के लिए एक शाही आयोग का गठन किया जाएगा। और साइमन कमीशन का गठन कब किया गया? साइमन कमीशन का जो गठन है वो आप देखो यहां पे, मैं समझाता हूं, देखो। साइमन कमीशन का गठन नवंबर 1927, नवंबर 1927 1927 क्या किया गया? साइमन कमीशन का गठन किया गया। नवंबर 1927 साइमन कमीशन का गठन किया गया। अब एक बात सोचो साथियों, इसमें कितने मेंबर हैं? इसमें 7 मेंबर हैं, 7 मेंबर हैं। सातों के सातों क्या है? सभी के सभी अंग्रेज हैं। सातों के साथ सात क्या है? अध्यक्ष सहित, यानी कि जॉन साइमन इसका अध्यक्ष है और अध्यक्ष सहित अगर इसके मेंबर की संख्या की बात किया जाए 7 है। और सातों के सातों क्या है? सभी के सभी अंग्रेज है, सभी अंग्रेज है। अब आप खुद ही सोचो, है ना। अब मैं आप ही का एग्जाम्पल देता हूं कि मान लो कि मनोहर के लिए उसके पिताजी लड़की ढूंढने निकल गए। मनोहर के लिए उनके पिताजी लड़की ढूंढने गए और उसकी शादी भी तय कर दी गई, लेकिन मनोहर से नहीं पूछा गया। एक ही बार मनोहर का मुलाकात होगा जयमाला के स्टेज पर, है ना, और जयमाला के स्टेज पर भी लड़की को घूंघट में रखा गया। अब आप सोचो, अच्छा लगेगा? कितना बुरा लगेगा मनोहर यादव को। मनोहर तो विरोध ही करेगा ना भैया। मनोहर क्या करेगा? मनोहर विरोध करेगा कि अरे हमारी शादी हो रही है, हम ही से नहीं पूछा गया। यही हाल तो यहां है। भारत के संवैधानिक भविष्य पर चर्चा होना है, भारत में कैसा संवैधानिक सुधार होना है उसकी बात करना है, और भारतीय लोगों को शामिल ही नहीं किया गया। मतलब सभी के सभी अंग्रेज है, एक भी भारतीय शामिल नहीं है। तो स्वाभाविक सोचो साथियों कि जब एक भी भारतीय इसमें नहीं है तो भारतीयों द्वारा विरोध होगा कि नहीं होगा? अरे बिल्कुल होगा। साइमन आयोग का विरोध, साइमन आयोग एक भी भारतीय सदस्य नहीं है, एक भी भारतीय सदस्य नहीं है। यानी कि दुल्हा के लिए दुल्हन ढूंढने गया और दुल्हा से ही नहीं पूछा गया है, एक भी भारतीय सदस्य नहीं। तो भारतीय जनता में आक्रोश, भारतीय जनता में आक्रोश, है ना। मनोहर भी तो ऐसे ही करेगा, पिताजी के खिलाफ ही आंदोलन कर देगा कि पिताजी ये सब कुछ ठीक था, ये नहीं था। बचपन में मेरे लिए आप अपने मनपसंद कपड़ा लेके आया करते थे, तब भी स्वीकार था। आपने कहा इंजीनियरिंग करो, वो भी कर लिया, वो भी स्वीकार। लेकिन शादी तो अपनी मर्जी से करेंगे भैया,
ये तो आपकी मर्जी से नहीं करेंगे, विरोध तो करेंगे। तो भारतीय जनता में आक्रोश, अब आक्रोश का विरोध तो करना पड़ेगा। तब देखो एक अधिवेशन किया जाएगा और यह अधिवेशन मद्रास अधिवेशन होगा। मद्रास अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन होगा? मद्रास अधिवेशन होगा। और ये कब किया जाएगा? 1927 में, दिसंबर वाला महीना, क्योंकि कांग्रेस तो हमेशा दिसंबर में ही बैठती थी। दिसंबर 1927 में क्या करेगा? तो हम अधिवेशन करेंगे। कौन सा अधिवेशन करेंगे भैया? तो मद्रास का अधिवेशन करेंगे। किधर करेंगे? तो मद्रास में करेंगे। अध्यक्ष किसको चुन लिया? M.A. अंसारी को। अध्यक्ष किसको चुनेगा? M.A. अंसारी को। थोड़ा सा वक्त दो, जल्दी से हम गांधी जी से नमक सत्याग्रह करवा लेंगे, है ना। बस थोड़ा सा गांधी जी को और समय देना है। उनसे क्या करवा लेना है? नमक सत्याग्रह करवा लेना है। M.A. अंसारी। और इसमें निर्णय क्या लिया गया? तो इसमें निर्णय लिया गया कि साइमन आयोग का हर रूप में, हर तरह से विरोध करना है। साइमन आयोग का विरोध करना है, चाहे जैसे आ जाए। क्या करना है? उसका विरोध करना है, नहीं चलेगा। साथ ही साथ ये भी एक बात संकल्प लिया, संकल्प का विचार था, और वो विचार ये था कि भारतीयों हेतु पूर्ण स्वतंत्रता, यानी कि यहां बात किया गया था पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता, लेकिन इसके पहले पूर्ण स्वतंत्रता की बात 1921 में हसरत मोहानी ने किया था। यानी पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की बात किसने किया था? हसरत मोहानी ने किया था। किसने? हसरत मोहानी के द्वारा किया गया था। संकल्प का विचार भारतीयों हेतु पूर्ण स्वतंत्रता देखने को मिलता है। भारतीयों हेतु पूर्ण स्वतंत्रता देखने को मिलता है। संकल्प का विचार यहां पे दिया था, विरोध किया गया। अब देखो ये जो साइमन कमीशन है, ये 3 फरवरी 1928 को भारत आगमन हो जाएगा। 3 फरवरी 1928, कब की बात मैं कर रहा हूं? 3 फरवरी 1928 साइमन का भारत आगमन। साइमन का भारत आगमन, है ना। देखो ध्यान से, साइमन का क्या होगा? साइमन का भारत आगमन देखने को मिलता है 3 फरवरी 1928 को। 3 Feb 1928 को साइमन का भारत आगमन देखने को मिलता है। जैसे ही भारत आएगा तो भारत में जहां जहां साइमन जाएगा वहां वहां क्या किया जाएगा? विरोध किया जाएगा। तो भारतीयों द्वारा विरोध, जहां जहां आएगा भारतीयों द्वारा क्या किया जाएगा? भारतीयों द्वारा विरोध किया जाएगा कि भाई नहीं चलेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा, ये तो नहीं स्वीकार करेंगे। ऐसे थोड़ी है कि तुम कुछ भी बोल दो हम मान लें, ऐसे तो नहीं चलता भैया, इस तरह से तो बातें नहीं बनेंगी। भारतीयों द्वारा क्या किया गया? विरोध किया गया, जबरदस्त तरीके से विरोध किया गया। ठीक है, भारतीयों द्वारा विरोध। और क्या किया गया? काला झंडा दिखाया गया। काला झंडा दिखाया गया। काला झंडा क्या होता है? विरोध का प्रतीक होता है। तो काला झंडा दिखाया। साइमन गो बैक का नारा लगाया। साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, है ना। साइमन गो बैक का नारा लगाया। सबसे ज्यादा विरोध कहां हुआ था? 30 अक्टूबर 1928 को, जब क्रांतिकारी गतिविधि पढ़ाऊंगा उसमें पढ़ाऊंगा। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में विरोध किया था लाला लाजपत राय ने, जिसमें पुलिस सुपरिटेंडेंट जेफ एस्कॉट ने गोली चलाने, ये लाठीचार्ज का आदेश दे दिया था, जिसमें लाला लाजपत राय घायल हो गए थे। उन्होंने घायल हुए, सर से ब्लड निकल रहा था, लेकिन भाषण देते रहे कि मेरे शरीर पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी ताबूत में कील के रूप में साबित होगा। और हुआ भी। उनके अनुयायियों ने 17 नवंबर को 1928 को मृत्यु हो जाती है लाला लाजपत राय की हॉस्पिटल में इलाज के दौरान। 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, जिसमें सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे व्यक्तियों
की संलिप्तता देखने को मिलती है, इन सबकी भागीदारी वहां देखने को मिलती है। तो भारतीयों द्वारा विरोध किया गया, काला झंडा दिखाया गया, साइमन गो बैक का नारा लगाया गया। जब इतनी सारी चीजें की जा रही हैं, जब इतनी सारी चीजें की जा रही हैं, तो उस समय के भारत के सचिव थे, उनका नाम था वर्किन हेड। भारत सचिव का नाम क्या था? भारत सचिव का नाम था वर्किन हेड। भारत सचिव ने हम भारतीयों को चुनौती दे डाला। वर्किन हेड, वर्किन हेड ने भारतीयों को चुनौती दे दिया। भारतीयों को चुनौती दे दिया। और क्या चुनौती दे दिया भारतीयों को? भारतीयों को चुनौती दिया कि अगर सक्षम हो तो सर्वसम्मति से संविधान की स्वीकार करो, और एक चैलेंज दे दिया कि अगर तुम सर्वसम्मति से संविधान बनाते हो तो बिना डिले किए मैं उस संविधान को लागू कर दूंगा, लेकिन वो संविधान सर्वसम्मति से बनाना होना चाहिए। तो सर्वसम्मति से संविधान का निर्माण, सर्वसम्मति से संविधान का निर्माण, ठीक है, ये देखने को मिलता है। सर्वसम्मति से संविधान का निर्माण। भारतीय क्या करेंगे? स्वीकार करेंगे या चुनौती को स्वीकार नहीं करेंगे? देखो, भारतीय कभी चुनौती का विरोध करते नहीं है, हम भारतीय हमेशा स्वीकार कर लेते हैं। तो हमने क्या किया? भारतीयों द्वारा चुनौती स्वीकार कर लिया, ठीक है बना देंगे। ऐसा क्या है? भारतीयों द्वारा चुनौती स्वीकार कर लिया गया, और चुनौती स्वीकार करके एक नेहरू समिति का गठन किया गया। एक समिति का गठन किया गया जो 10 सदस्यीय समिति। 1928 की कहानी है ये सारी चीजें। 1928 में एक 10 सदस्यीय समिति बनाया जाएगा। दस सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा। इस 10 सदस्यीय समिति में कौन कौन होगा? देखो, इस 10 सदस्यीय समिति में सबसे पहले बात करो कि अध्यक्ष कौन होगा। इसका अध्यक्ष जो है वो बनेंगे मोतीलाल नेहरू, इसलिए इसको नेहरू समिति भी कहते हैं, मोतीलाल नेहरू। और सचिव कौन बनेंगे? सचिव बनेंगे जवाहरलाल नेहरू, उन्हीं का सुपुत्र साहब। बाप बेटा, एक अध्यक्ष बन गया, एक सुपुत्र बन गया, एक क्या बन गया? अध्यक्ष बन गया, एक सुपुत्र बन गया। तो सचिव कौन बनेंगे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू क्या बनेंगे? तो इसके सचिव बनेंगे। सदस्य में कौन होंगे? तो सदस्य में काफी सारे लोग होंगे, लेकिन जो आपको याद रखना है, जैसे एससी बोस थे, एससी बोस व अन्य देखने को मिलते हैं। इस समिति ने एक रिपोर्ट तैयार किया। इस समिति ने क्या तैयार किया? इस समिति ने एक रिपोर्ट तैयार किया, रिपोर्ट तैयार किया, और इसी रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। इस रिपोर्ट को क्या कहा जाता? नेहरू रिपोर्ट कहा जाता। तो आइए जानते हैं कि नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से क्या क्या मांग किया गया था। इस नेहरू रिपोर्ट के लिए क्या क्या मांग किया गया था। देखो, साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी वो मई 1930 में प्रकाशित कर दी गई। किसकी? साइमन कमीशन की रिपोर्ट मई 1930 में प्रकाशित कर दिया गया। और साइमन कमीशन ने अपने रिपोर्ट में कहा कि द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने है ना, और प्रांतों में प्रतिनिधि सरकार की स्थापना किया जाना चाहिए, पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र बनाए रखना है, और साथ ही साथ ये भी कहा कि जो मताधिकार का प्रतिशत है उसको बढ़ा देना है। मताधिकार के प्रतिशत में वृद्धि करना। बोला कि 10% है, बढ़ा के 15% कर दो। साथ ही साथ कहा कि द्वैध शासन व्यवस्था को बनाए रखो, केंद्र में लागू कर दो। ये सब कुछ सुधार इसने सुझाया था साइमन कमीशन ने। तो नेहरू रिपोर्ट क्या था? नेहरू रिपोर्ट 15 अगस्त 1928 को 15 अगस्त 1928 को कांग्रेस के सर्वदलीय सम्मेलन में रखा गया। भारत सचिव लॉर्ड बर्किनहेड भारतीयों से यह साबित करने को कहा कि वो स्वयं संविधान तैयार कर सकते हैं।
19 मई 1928 को 19 मई 1928 को बंबई में अपनी बैठक में सर्वदलीय सम्मेलन ने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति किया। इसके मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति किया। किसकी अध्यक्षता में? मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति करता है। ठीक है, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति करता है और इसी ने नेहरू रिपोर्ट पेश किया। इसी समिति ने क्या पेश किया? नेहरू रिपोर्ट पेश किया। नेहरू रिपोर्ट में क्या मांग थी? केंद्र में औपनिवेशिक स्वराज लागू किया जाना चाहिए। केंद्र में क्या लागू किया जाना चाहिए? औपनिवेशिक स्वराज, डोमिनियन स्टेटस लागू करना है तथा प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन को लागू करना है। प्रांतों में क्या करना है? पूर्ण उत्तरदायी शासन को लागू करना। तो प्रोविंस में फुल ऑटोनॉमी लागू करने की बात किया गया कि प्रांतों को पूर्ण तौर पर क्या कर दिया जाएगा? उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दिया जाएगा। लेकिन केंद्र में औपनिवेशिक स्वराज लागू किया जाएगा। केंद्र में गवर्नर जनरल संवैधानिक प्रमुख के रूप में होगा, जैसे आज राष्ट्रपति होते हैं उसी प्रकार से केंद्र में गवर्नर जनरल क्या होंगे? संवैधानिक प्रमुख के रूप में होंगे। ठीक है साथियों, मैं बैटरी चेंज कर लेता हूं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। संघीय व्यवस्था लागू किया जाएगा, फेडरल सिस्टम, नागरिकों के लिए मूल अधिकार प्रदान किए जाएंगे, धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया जाएगा और एक उच्चतम न्यायालय बनाया जाएगा जो केंद्र एवं राज्य के विवादों को समाधान करेगा। सांप्रदायिक चुनाव पद्धति को समाप्त कर दिया जाएगा और सांप्रदायिक चुनाव पद्धति को समाप्त करके संयुक्त निर्वाचन पद्धति को लागू किया जाएगा, यानी ज्वाइंट इलेक्टोरेट सिस्टम को लागू किया जाएगा। केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनात्मक होगा। ये सभी सिफारिशें नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से किया गया। लेकिन जब नेहरू रिपोर्ट को दिसंबर 1928 में कलकत्ता में संपन्न सर्वदलीय सम्मेलन में रखा गया तो इसको स्वीकार नहीं किया गया। कई लोगों जैसे मुस्लिम लीग इसको विरोध कर रही है। क्यों? क्योंकि इसमें पृथक निर्वाचक व्यवस्था को समाप्त करने की बात किया गया है, तो मुस्लिम लीग इसको स्वीकार नहीं करेगी। हिंदू महासभा ने विरोध किया, सिख लीग ने भी कुछ विरोध किया और इस वजह से ये नेहरू रिपोर्ट की सर्वसम्मति से स्वीकृति नहीं बन पाई। यानी नेहरू रिपोर्ट की जो सर्वसम्मति से स्वीकृति बनाने की बात किया जा रहा था वो बनता हुआ देखने को नहीं मिलता है। वो बनता हुआ देखने को नहीं मिलता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यही आप देखो, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का युवा वर्ग नाराज था। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का युवा वर्ग नाराज था क्योंकि युवा वर्ग ने जो डोमिनियन स्टेटस की बात किया गया था उसको लेकर के उसमें नाराजगी थी। उसका मानना था कि यार हमें पूर्ण स्वराज पर बात करना चाहिए, ये डोमिनियन स्टेट तो पुराना हो गया, अब डोमिनियन स्टेट की मांग नहीं होनी चाहिए, अब क्या होना चाहिए? पूर्ण स्वराज को लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये जो डोमिनियन स्टेट है वो तो एक पिछड़ा हुआ कदम है। सर्वदलीय सम्मेलन में घटनाक्रम में डोमिनियन स्टेटस की आलोचना की गई, कहा गया कि यह तो एक पीछे जाने वाला कदम है। नेहरू और सुभाष बोस कांग्रेस के संशोधित लक्ष्य को अस्वीकार कर दिया और उन्होंने एक इंडिया इंडिपेंडेंट लीग का गठन किया। इंडिया इंडिपेंडेंट लीग का गठन किया। हालांकि बाद में गांधी जी और सुभाष बोस के बीच में एक सहमति बनाया जाएगा, तो अभी हम देखते हैं कि कैसे सहमति दोनों के बीच में बनता है। ठीक है, तो आइए सहमति को समझते हैं। हम आ चुके हैं किस काल में? 1927 में, 1928 में आ चुके हैं। आजादी से 20 साल दूर है। 10 साल की यात्रा बहुत जल्द कर लेंगे। 1928 कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। इसको थोड़ा सा मैं यहां पे बताता हूं। यहां पे एक गांधी
गांधी बोस समझौता होगा, क्योंकि बोस क्या है, बोस तो विरोध कर रहे हैं ना, किसका विरोध कर रहे हैं, डोमिनियन स्टेटस का विरोध कर रहे हैं। तो गांधी बोस पैक्ट किया जाएगा 1928 में, जिसमें गांधी जी कहेंगे कि बोस कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, इस बार डोमिनियन स्टेटस की बात किए हैं, एक साल बाद हम क्या करेंगे, अगला साल 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की मांग उठाएंगे। अगर एक साल में मान लेता है तो बहुत बढ़िया, अगर एक साल में नहीं मानेगा तो हम पूर्ण स्वराज की बात करेंगे, कंप्लीट स्वराज की बात करेंगे। क्या करेंगे, कंप्लीट स्वराज की बात करेंगे। तो ये बात कहता है 1928 में गांधी बोक्स पैक्ट में। और इसी समय आप यहां भी देखो 1928 का कलकत्ता अधिवेशन हुआ, 1928 का कलकत्ता अधिवेशन होगा। और कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने अंग्रेजी सरकार को वायसराय इरविन को अल्टीमेटम दे दिया। यानी कलकत्ता अधिवेशन में क्या हुआ, कांग्रेस द्वारा सरकार को अल्टीमेटम, कांग्रेस द्वारा सरकार को अल्टीमेटम दिया गया। अल्टीमेटम समझते हो, एक तरह से धमकी दिया गया कि हमारी मांग मान लो, नहीं तो हम क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। अल्टीमेटम दिया गया और कहा एक वर्ष के भीतर डोमिनियन स्टेटस की मांग स्वीकार न करने पर, एक वर्ष के भीतर डोमिनियन राज्य, एक वर्ष के भीतर डोमिनियन राज्य की मांग, डोमिनियन राज्य की मांग स्वीकार न करने पर क्या करेंगे, पूर्ण स्वराज लक्ष्य की घोषणा करेंगे। क्या करेंगे, पूर्ण स्वराज लक्ष्य की घोषणा किया जाएगी। तो यहां देखो, एक वर्ष के भीतर डोमिनियन राज्य की मांग स्वीकार न करने पर पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित करना। यह धमकी दे दिया कि मान जाओ, नहीं तो अभी तो डोमिनियन राज में मान जाएंगे, अगर एक साल में माना तो माना, नहीं तो अगला साल क्या कर देंगे, अगला साल हम अल्टीमेटम दे रहे हैं तुमको, अगर हमारा बात नहीं मानोगे तो फिर सोच लो बउआ क्या कर लेंगे हम। ये 1928 में अल्टीमेटम दिया। मुस्लिम लीग तो नाराज है ही, मुस्लिम लीग तो इसके स्वीकार है ही नहीं। तो मुस्लिम लीग ने मार्च 1929 में, मार्च 1929 में 14 सूत्री मांग रखेगी जिन्ना द्वारा, जिन्ना की 14 सूत्री मांग रखी जाएगी, जिसमें मुसलमानों के लिए विशेष अधिकारों की बात किया जाएगा। जिन्ना की 14 सूत्री मांग 14 पॉइंट फॉर्मूला के तौर पर जानते हैं। जिन्ना के 14 सूत्री मांग 9 मार्च 1929 को आया। जिन्ना की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग का अधिवेशन दिल्ली में आयोजित किया गया। नेहरू रिपोर्ट की मुस्लिम नेता आगा खान और मोहम्मद सफी ने आलोचना किया। आगा खान ने भी और मोहम्मद सफी ने भी आलोचना किया। और दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया, तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया। उन्होंने कहा कि एक वारंट है, क्योंकि हिंदुओं और मुसलमानों के लिए संयुक्त निर्वाचन की बात किया था, जिसको लेकर के जिन्ना विरोध कर रहे थे, मुस्लिम लीग विरोध कर रहा था। और उसका परिणाम देखोगे, जिन्ना एक 14 सूत्री मांग रखेगा, जिसमें मुसलमानों के लिए विशेष अधिकारों की बात कहा जाएगा। उसने कहा कि संविधान का स्वरूप संघीय होना चाहिए, यानी कि अब इस बात पर हर कोई तैयार है कि संविधान को संघीय होना चाहिए, फेडरल होना चाहिए, प्रांत और राज्य केंद्र के बीच में अधिकारों को बांटा जाना चाहिए। लेकिन कहता है कि जो रेसिडरी पावर है, जो शेष शक्तियां हैं, अवशेषी शक्तियां, वो प्रांतों में निहित होगा। सभी प्रांतों को समान स्वायत्ता दी जानी चाहिए। केंद्रीय विधानमंडल में मुस्लिम प्रतिनिधित्व 1/3 होगा, मतलब 1/3 सेंट्रल लेजिस्लेचर में सीटें आरक्षित होंगी। सभी समुदायों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दिया जाएगा। प्रांतों की सहमति के बिना संविधान में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और मुसलमानों के लिए संयुक्त निर्वाचन होगा। यहां पे और याद रख सकते हो, जिसको कहते हैं कि कौन सा निर्वाचन, पृथक निर्वाचन। पृथक निर्वाचन लागू रहेगा, इसको समाप्त नहीं किया जाएगा। ये सारी बातें किया जाता है। उसके बाद अक्टूबर 1929 में, क्योंकि मार्च 1929 की यह घटना हुई, अक्टूबर 1929 में
इरविन घोषणा करेगा, और इरविन ने अस्पष्ट तौर पर, स्पष्ट नहीं किया, लेकिन इरविन ने इतनी बात तो जरूर किया कि जो 1917 की घोषणा थी, खास करके अगस्त घोषणा, उसके अनुसार कहा कि भारत को डोमिनियन का दर्जा दिया जाएगा। यानी यहां पे 1917 के अगस्त घोषणा, 1917 के अगस्त घोषणा, जो अगस्त डिक्लेरेशन था, अगस्त घोषणा को लागू करने की बात किया, अगस्त घोषणा को कार्यान्वयन का वादा किया कि हम उस दिशा में आगे काम करेंगे, उस दिशा में आगे काम करेंगे। तो यह भी वादा किया। इसी को इरविन घोषणा के तौर पर जानते हैं। इरविन घोषणा अक्टूबर 1929। इसी समय गोलमेज सम्मेलन की भी बात की जा रही थी। गोलमेज सम्मेलन जो कि भारतीयों के संवैधानिक भविष्य पर चर्चा करना था। तो उस समय आप देखोगे कि एक महीने बाद नवंबर 1929 में, नवंबर 1929 में कांग्रेस का मैनिफेस्टो आएगा। कांग्रेस का मैनिफेस्टो आएगा। और ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या था? कांग्रेस अपने इस मैनिफेस्टो की बात करो, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु शर्त रखा था। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु शर्त रखा। भाग लेने हेतु क्या रखा? शर्त रखा। शर्त क्या था? कहा कि देखो, एक तो सबसे ज्यादा कांग्रेस भाग लेगा, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन है? भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस है, तो कांग्रेस भाग लेगा, पहली बात बोला। दूसरा बोला कि गोलमेज सम्मेलन में केवल संविधान निर्माण पर चर्चा होना चाहिए। यानी कि गोलमेज सम्मेलन का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, भारतीयों के लिए एक संविधान तैयार करना। इरविन ने इन सभी मांगों को अस्वीकार कर दिया। यानी कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था नवंबर 1929 वाला, इसको इरविन द्वारा क्या कर दिया गया? अस्वीकार कर दिया गया। इरविन कौन है? वायसराय है। वायसराय, इसके द्वारा क्या कर दिया गया? इरविन द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। क्या कर दिया गया? इरविन द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। बोला कि नहीं भैया, ये सब तुम्हारा कोई शर्त वर्त नहीं चलेगा, चुपचाप आना है तो आ जाओ, उधर बैठेंगे, चर्चा करेंगे, तुमको भी खाना वाना खिलाएंगे, आनंद देंगे, लेकिन ये चीज जो शर्त वर्त तुम लगा रहे हो, हम शर्त स्वीकार करने को तैयार नहीं है, है ना? शर्त स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ठीक है, क्या कहा? हम शर्त स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। भारत सचिव लंदन में ही रहा करता था। भारत सचिव भारत में नहीं रहा करता था, वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। और स्वाभाविक है कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल का जो मेंबर होता था वो वहां के हाउस ऑफ कॉमन्स का होता था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में, एक महीने बाद चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू बने। इसमें क्या निर्णय लिया गया? पहला, पूर्ण स्वतंत्रता को कांग्रेस ने अपना लक्ष्य घोषित किया। 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। नए साल की पूर्व संध्या पर आधी रात को राष्ट्रपति जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर क्या फहराया? तिरंगा झंडा फहराया। ये 31 दिसंबर 1929 को, 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर झंडा फहराने का काम करते तिरंगा झंडा जवाहरलाल नेहरू ने, उन्होंने एक रात को भाषण भी दिया। 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की बात भी किया गया। हालांकि मनाया भी आगे जाएगा।